नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, आपका एग्ज़ाम का कुछ ही समय शेष है और हम एसएसटी में इतिहास विषय के एक एक टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। साथियों, इसमें हमारा प्राचीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारत में हमने पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देखा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की, और विशेषकर महत्वपूर्ण फैक्ट यानी कि सामाजिक जीवन में मेन चीज़ क्या है जो आरपीएससी पूछती है। जैसे आर्थिक जीवन में प्रमुख बंदरगाह क्या है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित। धार्मिक जीवन में देखेंगे कि प्रकृति पूजक हैं, बहुदेववादी हैं, अंधविश्वास करते हैं या नहीं करते। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो चीज़ पूछेंगे साथियों, उन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सामाजिक जीवन की बात करें तो वैसे तो जो हड़प्पा की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए बिल्कुल निश्चित नहीं है इतिहासकार कि ऐसा ही हुआ था। केवल संभावना लगाते हैं, अनुमान बताते हैं कि शायद ऐसा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ है वो एक अनुमान है, निश्चित नहीं है। लेकिन हमें तो एग्ज़ाम में वही चीज़ करनी है जो हमारी बुक में, एनसीईआरटी में, ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमें करना है। ठीक है साथियों, और वही चीज़ मैंने ढूंढ कर, छाँट कर आपके लिए केवल मेन फैक्ट निकाले हैं जो कि केवल और केवल आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। सामाजिक जीवन में हम महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे केवल और केवल। जैसे हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा है, मातृ सत्तात्मक समाज है। एक बात तो यह है, कैसा है, मातृ सत्तात्मक। अब इस चीज़ का पता कैसे चला कि मातृ सत्तात्मक है। मैंने कहा कि लिपि पढ़ी नहीं गई है, केवल अनुमान है। मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं। मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अपेक्षाकृत पुरुषों के यानी पुरुषों की बजाय मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है, इसलिए समाज कैसा है, मातृ सत्तात्मक समाज है। पहली बात। दूसरी बात, शांति मूलक समाज है। कैसा समाज है, शांति मूलक समाज। अब शांति मूलक समाज क्यों है, इसका अनुमान कैसे लगाया, क्या सपना आया था क्या है? नहीं, किसी भी स्थल से बहुत ज़्यादा औजारों के ढेर प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगा लिया कि इस सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे। यह अनुमान लगा लिया कि शांति प्रिय थे, शांति मूलक समाज। दो बात हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को यदि जानना है तो उसका मुख्य आधार है उसकी शवादान प्रक्रिया। शवादान यानी कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया, उनके जो कब्रिस्तान हैं वो, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ के लोग कैसे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे शवाधान प्रक्रिया। क्या देखेंगे, शवाधान प्रक्रिया। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शवाधान प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की पाई जाती है साथियों। 3 प्रकार की शवाधान प्रक्रिया है। एक तो है पूर्ण समाधिकरण, एक है आंशिक समाधिकरण और एक है दाह संस्कार। ठीक है, इसमें देखिए पहला तो है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण साथियों, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण और एक है आपका दाहकरण। ठीक है, तो पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या है, मतलब पूरे शरीर को, जैसे मृत्यु हुई और हाथ के हाथ उसको मतलब समाधि दिला दी, उसको समाधि हो गई उसकी, पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधि का मतलब है कि हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हुई जब जंगलों में किसी जीव जंतु ने खा लिया हो, ठीक है, उसके बाद बचे खुचे जो हड्डियां हैं उनको समाधि के रूप में दफना दी हो। दाहक्रम जो अग्नि संस्कार होता है वैसा ही है, जलाने का जो क्रियाक्रम होता है, ये हो गया आंशिक समाधि। पूर्ण समाधि। अब प्रश्न ये नहीं है आएगा, प्रश्न आएगा इनसे संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं इनसे संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साथियों, उनको आप नोट कर लें। जैसे अब शवादान यानी कि जो कब्रिस्तान मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के अन्य जितने भी स्थलों से जो कब्रिस्तान मिले हैं उनकी बात करेंगे साथियों। वैसे तो प्रायः ये देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रिस्तान मिलते हैं वो बस्ती के बाहर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, बस्ती के बाहर मिलते हैं। लेकिन एक स्थल ऐसा है साथियों जो बस्ती के अंदर है, यानी कि वहाँ बस्ती के अंदर एक समाधि प्राप्त हुई है, और वो स्थल आपको याद रखना है, वो है भगवानपुरा। कौन सा स्थल है, भगवानपुरा। भगवानपुरा ये एक ऐसा स्थल है साथियों
जहां समाधि बस्ती के अंदर पाई गई है, पहली बात। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा, एक स्थल है हड़प्पा, यहां से कुछ प्रमुख विशेष कब्रिस्तान पाए गए हैं। एक तो है R37 कब्रिस्तान, इसका नाम आपको याद रखना है, R37 कब्रिस्तान, ये आपको नाम याद रखना है। कई बार आ जाता है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से। इसके अलावा ताबूत समाधान, क्या मिला है, ताबूत समाधान का साक्ष्य, ताबूत समाधान का साक्ष्य, ताबूत समाधान का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। इसके अलावा एक चीज़ और मिला है, स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया है, एक महिला के साथ एक बच्चे को दफनाया गया है, उसका साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। यानी कि स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया है। अब हड़प्पा से 3 चीजें याद रखनी है, R37 कब्रिस्तान, ताबूत समाधान और स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया है। कहाँ से मिले, हड़प्पा से, हो गया। इसके अलावा आप आ जाओ लोथल, कहाँ आ जाओ, लोथल, लोथल से युगल समाधान और मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछे बताओ युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। एक तो ये याद रखना है युगल समाधान, एक तो युगल समाधान और एक मिला है मम्मी का मॉडल, क्या मिला है, मम्मी का मॉडल। ठीक है, 2 चीजें आपको लोथल से याद करनी है। एक आ जाओ सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा जहां से कलश समाधान मिला है, क्या मिला है, कलश समाधान। देखो कलश समाधान मिला है आपका सुरकोटड़ा और मोहनजोदड़ो से। ये दोनों का साक्ष्य कहां से मिला है, कलश समाधान का साक्ष्य मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा से। युगल समाधान मम्मी का मॉडल लोथल से। स्त्री के साथ बच्चे को दफनाना ताबूत समाधान R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। समाधि कब्रिस्तान बस्ती के अंदर है, बाहर नहीं है, भगवानपुरा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई समाधान से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा एक समाधान आपको, एक कब्रिस्तान याद रखना है, वो है सनोली, वो है सनोली यूपी। सनोली यूपी उत्तर हड़प्पाई कब्रिस्तान मिला है। उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता की जो बाद का कालक्रम है उसमें सनोली यूपी से एक कब्रिस्तान मिला है। बहुत लंबा है, बहुत विस्तारित है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा विस्तारित कब्रिस्तान का साक्ष्य, उत्तर हड़प्पाई कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सनोली यूपी से। विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बताया जाता है सनोली यूपी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई साथियों। क्या क्या देखा हमने, मात्र सत्तात्मक समाज, शांतिमूलक समाज, समाधान में हड़प्पा के प्रमुख स्थल लोथल के, कलश समाधान सुरकोटड़ा मोहनजोदड़ो और ये आपका सनोली यूपी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें भोजन कैसा करते हैं, सामाजिक जीवन में हम देखेंगे भोजन कैसा करते हैं। तो ये दोनों ही शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी, ऐसा अनुमान है इतिहासकारों के द्वारा। जली हुई हड्डियां मिली हैं, अनुमान लगा लिया मांसाहारी होंगे। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, दाने मिले हैं, तो शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। वस्त्र की बात करें तो सूती वस्त्र भी पहनते हैं, ऊनी वस्त्र भी पहनते हैं। ये देखो नोट कर लें इसको, सूती और ऊनी वस्त्र भी दोनों वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, इसको नोट कर लें आप। ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यानी कि सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते हैं। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन के साधन क्या है, मनोरंजन में पशु युद्ध है, शतरंज है, नृत्य है, संगीत है, ये इनके मनोरंजन के साक्ष्य हैं, मनोरंजन के साधन हैं। अलग अलग स्थानों से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। इसलिए जैसे इनकी लिपि में वीणा का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, वीणा का, इसलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगा लिया कि शायद ये संगीत प्रेमी होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मनोरंजन के साधन में देखें, और जैसे शतरंज है, शतरंज के लिए मोहनजोदड़ो से गेम बोर्ड मिले हैं, क्या मिले हैं, गेम बोर्ड, अनुमान लगा लिया शतरंज खेलते थे। इस प्रकार अनुमान है। तो ये पशु युद्ध हुआ,
मनोरंजन के साधनों में पशु युद्ध हुआ, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, ठीक है, इन चीज़ों से ये परिचित थे, ये चीज़ ये करते थे। ठीक है साथियों, ये बात होगी सामाजिक जीवन में। अब इसमें आप एक चीज़ और याद कर लें, एक स्थल है रोपड़। रोपड़ ये कहाँ है? पंजाब में। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ये भी आप याद कर रहे हैं। मालिक प्लस कुत्ता, मालिक प्लस कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, इसे भी आप नोट कर लें। तो ये सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बात हो गई। अब बात करेंगे हम इनके आर्थिक जीवन की साथियों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। ठीक है साथियों, ये सामाजिक जीवन की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं आर्थिक जीवन की। देखिए आर्थिक जीवन में देखते हैं, देखिए आर्थिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन हो गया आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं? आर्थिक जीवन में आपका है कृषि है, पशुपालन है, व्यापार वाणिज्य है। सभ्यता में कृषि और पशुपालन तो मुख्य आधार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार है कृषि और पशुपालन, ये तो मुख्य आधार है, मुख्य आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन। अब देखेंगे कृषि के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन में देखेंगे तो पशुपालन में देखेंगे कौन कौन पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे तो व्यापार कैसे होता था? स्थल मार्ग से होता था, जल मार्ग से होता था, और इनसे होता था तो कौन सी चीज़ कहाँ से मंगवाई जाती थी, कोई प्रमुख चीज़ जो इनको आवश्यकता है, इन चीज़ों की अपन बात करेंगे और यहीं से आपसे फैक्ट में पूछा जाता है। तो देखिए बात करें कृषि की, बात करें सबसे पहले कृषि की बात करें तो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक तो आपको कालीबंगा याद रखनी है। कालीबंगा से क्या मिला है? जोते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि खेत को जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि शायद यहाँ एक वर्ष में दोहरी फसल होती है, शायद चना और सरसों। ये अनुमान लगा लिया। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दोहरी फसल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। ठीक है, एक बात तो ये। अगली बात, अभी तक कुल 9 फसलों की पहचान की जा चुकी है। जैसे आपका, मैंने नाम नहीं लिखे हैं, आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। गेहूँ है, जौ है, चावल है, ठीक है, और आपका चना है, सरसों है, तिल है, राई है, बाजरा है। ये मतलब 9 फसल अब तक इनकी पहचान की जा चुकी है, 9 फसलों की। इसके अलावा अब सिंचाई की बात, कृषि करते हैं तो सिंचाई कैसे करते हैं? सिंचाई में नहरों का प्रयोग भी होता है। नहरों का साक्ष्य मिला है सोरतुगई से। ये स्थल आप याद कर लें, सोरतुगई, ये लो। ठीक है, सोरतुगई। नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सोरतुगई से मिले हैं। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। सोरतुगई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, अफगानिस्तान। ध्यान रखें, सोरतुगई इनकी व्यापार वाणिज्य की बस्ती भी है, महत्वपूर्ण स्थल है, याद कर लें, नोट कर लें। व्यापार वाणिज्य की जब अपन पढ़ेंगे ना, इसमें देखेंगे इनकी बस्ती भी है। नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा शैलकृत जलकुंड भी मिले हैं। जलकुंड, शैलकृत जलकुंड कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। कुओं के साथ नालियाँ जुड़ी हुई हैं, अल्लाहदीनों से मिले हैं। इस मतलब आपको फैक्ट क्या याद करना है, आप पढ़ क्या रहे हो, उस हिसाब से चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से याद करो, याद हो जाएगी। इतिहास में बहुत चीज़ें हैं, कितनी याद करोगे, लेकिन सीक्वेंस से सही जगह आप फिट करोगे ना तो याद हो जाएंगे। कृषि पढ़ रहे हो, ठीक है, कृषि में हमने देखा कि भाई साक्ष्य कहाँ से मिला? जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। हल रेखाएं काट रही हैं, समकोण पर काट रही हैं, चना और सरसों दोहरी फसल, ठीक है। अब सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सोरतुगई से मिले हैं। शैलकृत जलकुंड कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं, ठीक है। कुओं के साथ नालियाँ जुड़ी हुई हैं, कहाँ से? अल्लाहदीनों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे चिंतन करें, मनन करें, फैक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए पशुपालन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पशुपालन की। कृषि व्यवस्था में ये याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन में आपके प्रमुख पशु याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, हिरन, ऊंट, हाथी। ये पशु प्रमुख हैं इनके। एक चीज़ नोट करें कि गाय, ऊंट और घोड़े, गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिला है।
आपसे पूछे कि किसका अंकन मोहरों पर नहीं है, तो गाय का भी नहीं है, ऊंट का भी नहीं है और घोड़े का भी नहीं है, तीनों याद रखें। और घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? सुरकोटड़ा से, नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डियां कहाँ मिली हैं? सुरकोटड़ा से। गाय, ऊंट, घोड़े का मोहरों पर अंकन नहीं है। एक श्रृंगी पशु इनका प्रमुख पशु है। देखिए और बताते हैं, मोर। मोर को बोला गया है हाजा पक्षी। कैसा पक्षी? हाजा पक्षी। इस मोर का सभी स्थलों से, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से अंकन प्राप्त होता है, मोर, हाजा पक्षी का। और जो बतख है, बतख, वो हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पक्षी है। प्रश्न आया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कौन सा है? बतख, क्योंकि लोथल में इसका सर्वाधिक अंकन हुआ है। लोथल में सर्वाधिक अंकन इसका मिलता है, बतख का। मोर, हाजा पक्षी सभी स्थलों से प्राप्त होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। सुरकोटड़ा, घोड़े की हड्डियां, ये हो गया पशुपालन। अब देखेंगे व्यापार वाणिज्य। क्या देखेंगे? व्यापार वाणिज्य। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। ये सारे फैक्ट याद करने हैं आपको। कृषि के फैक्ट ये हैं, पशुपालन के फैक्ट ये हैं। अब आपको बताएंगे व्यापार वाणिज्य, ठीक है। देखते हैं इनका व्यापार वाणिज्य कहाँ कहाँ से होता है और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है साथियों। देखिए, अब देखिए आर्थिक जीवन की बात करें व्यापार वाणिज्य की, ठीक है। अब व्यापार वाणिज्य मैंने बताया कि जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता है, साख से मिले हैं। जैसे स्थल मार्ग, कई जगह से गाड़ियाँ मिली हैं, खिलौने की गाड़ी, मिट्टी के खिलौने की गाड़ियाँ मिली हैं। जल मार्ग में जैसे हड़प्पा वासियों के लिए जो सुमेरियन लेख हैं, उनमें हड़प्पा वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है, मेलुहा शब्द। और मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश। तो बंदरगाह मिले हैं, खूब बंदरगाह मिले हैं। तो जलमार्ग से भी होता है, स्थल मार्ग से भी होता है। एक एक की बात करेंगे अपन डिटेल से, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे बहरीन क्षेत्रवासी। ये सुमेरियन लेखों में मिला है कि बहरीन क्षेत्र है, ये मध्यस्थता का काम करता है हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में। देखिए महत्वपूर्ण बात, एक तो याद करना है लोथल। लोथल क्या है? एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह क्या है? लोथल है। एक बात, सुमेरियन नावों का अंकन मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, उस पर सुमेरियन नावों का अंकन है, सुमेरियन नावों का अंकन है, ठीक है। एक बात, गोदीवाड़ा, यानी कि जहाँ जहाज़ों को खड़ा किया जाता है, नावों को, बड़ी बड़ी जहाज़ों को, वो ऐसा एक स्थल मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो आपसे प्रश्न आएगा गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह था लोथल। सुमेरियन नावों का अंकन कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, वहाँ से एक मोहर मिली है उस पर। इसके अलावा बाह्य व्यापार की बात करें तो व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? बाहर, फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी की मोहर मिली है लोथल से, इसलिए ईरान से, मेसोपोटामिया से, मिस्र से, ठीक है। आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहर चलती हैं और बेलनाकार मोहर का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता वासियों की जो वाणिज्यिक बस्ती है वो सोर्तुगई है। मैंने आपको पहले बताया था, सोर्तुगई अफगानिस्तान में है और ये इनकी क्या है? वाणिज्यिक बस्ती है। यहाँ से नहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बेलनाकार मोहर, देखो मैंने बताया ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इससे ये पुष्टि होती है कि इनका व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। इसके अलावा फारस की खाड़ी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। सुमेरियन लेखों में हड़प्पा वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? मेलुहा शब्द। और मेलुहा शब्द का अर्थ होता है नाविकों का देश। क्या होता है? नाविकों का देश, यानी कि हड़प्पा वासियों को नाविकों का देश कहा गया है। सुमेरियन लेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है, याद कर लेना सही ढंग से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये हो गया। अब किन किन धातुओं का व्यापार होता है, उसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? देखिएगा, तांबा, मगन या माकन, जिसको ओमान बोलते हैं, ओमान क्षेत्र से तांबा मंगवाया जाता है, ठीक है। आपका राजस्थान में खेतड़ी भी है। सोना, सोना कोलार कर्नाटक से, सोना है जो कोलार कर्नाटक भारत में ही है, यहाँ से सोना। लाजवर्द मणि है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
लाजवर्द मणि और नील रत्न मणि दोनों ही बदख्शां अफगानिस्तान से मंगाए जाते हैं। बदख्शां कहाँ है? अफगानिस्तान में है। नील रत्न मणि लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध है बदख्शां अफगानिस्तान, याद रखेंगे, ठीक है। चट पत्थर जिसे मापने के औजार बनाए जाते हैं, चट पत्थर से कहाँ से मंगाया जाता है? शुक्र सिंध से। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चट पत्थर मापतोल के औजार बनाते हैं, और आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की जो मापतोल प्रणाली है वो दशमलव प्रणाली है, ठीक है। 16 के गुणज में रहती है, 16, 64, 16 का फिर इंटू मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 के गुणज में है, दशमलव प्रणाली है। चट पत्थर मापतोल के जो बाट हैं वो बनाने के लिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, शुक्र सिंध से मंगाया जाता है। ये जो मेन था ना वो मैंने लिख दिया, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप अवश्य याद करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात है, मनके बनाने की फैक्ट्री थी चनोदरों में। कहाँ थी? चनोदरों में। सीप उद्योग है बालाकोट में। कहाँ है? बालाकोट में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मनके बनाने की फैक्ट्री कहाँ थी हड़प्पा वासियों की? चनोदरों में। सीप बनाने का कारखाना कहाँ है? बालाकोट में। सीप उद्योग कहाँ है? बालाकोट में। ये साथियों व्यापार वाणिज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बात थी, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लिखाई हैं, इनको आप अवश्य याद कर लेना, इनको आप अवश्य रट लेना, सभी चीज़ों को एक बार दोबारा देख लेना और अच्छे से रट लेना साथियों, ठीक है। ये हो गया हमारा व्यापार वाणिज्य। आर्थिक जीवन हो गया कंप्लीट, सामाजिक जीवन हो गया, नगर नियोजन हो गया। अब एक बचा धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में ज़्यादा बातें नहीं है, थोड़ी सी बात है, वो देखिएगा धार्मिक जीवन। देखिए धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो प्रकृति पूजक हैं, बहुदेववादी हैं, कर्मकांडीय हैं, अंधविश्वासी हैं। क्यों? अनुमान लगा दिया साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने, निश्चित तो है नहीं, लिपि तो पढ़ी नहीं गई अभी तक, इसलिए निश्चित नहीं कह सकते, अनुमान है, संभावना है। प्रकृति पूजा की संभावना कैसे जता ली? हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, एक साक्ष्य मिला है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, इसका मतलब वो प्रकृति पूजा है। वो किसका संदेश है? उर्वरता की देवी पृथ्वी माता का संदेश है। किसका संदेश है? उर्वरता की देवी पृथ्वी माता का संदेश है। एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से, लिख लें इसको, नोट कर लें, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। कहाँ से? हड़प्पा से। इसलिए क्या मान लिया? प्रकृति पूजक है, उर्वरता की देवी माता पृथ्वी को माता मान रहे हैं। बहुदेववादी हैं। अब है बहुदेववादी क्यों हैं? क्योंकि मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली हैं, लिंग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, यानी कि पशुपतिनाथ यानी कि एक योगी के चारों ओर पशु हैं और उसके 3 मुख हैं। मार्शल ने उसको कह दिया कि पशुपतिनाथ है, ठीक है, उसकी संज्ञा दे दी। तो बहुदेववादी। आपसे मानो कथनों में आ जाए कि हड़प्पा सभ्यतावासी प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी थे, कर्मकांडीय थे, अंधविश्वासी नहीं थे। नहीं, अंधविश्वासी थे। क्यों? ताबीज के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य है? ताबीज के साक्ष्य। ताबीज के साक्ष्य कई जगह से ताबीज मिल गया, इसलिए अनुमान लगा लिया कि अंधविश्वास करते थे। कर्मकांडीय क्यों है? कई जगह से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड मिले हैं, इससे वो कर्मकांड करते होंगे। जैसे कालीबंगा से पंक्तिबद्ध रूप से 7 हवन कुंड मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, इसलिए कर्मकांडी थे। अंधविश्वासी क्यों थे? ताबीज के साक्ष्य मिले हैं। बहुदेववादी क्यों थे? मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली हैं, लिंग के साक्ष्य मिले हैं, और भी अन्य कई चीज, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो बहुदेववादी हैं ये लोग। प्रकृति पूजक क्यों है? पीपल उनका पवित्र वृक्ष है और स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, यानी कि पृथ्वी को माता मान रहे हैं, वो उर्वरता की देवी मान रहे हैं। याद हो गया। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सबसे पवित्र वृक्ष है पीपल, सबसे पवित्र पशु है कुबरदार सांड, सबसे पवित्र पक्षी है बतख। इसके अलावा ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कालीबंगा से एक टीले पर पंक्तिबद्ध 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। किसका संकेत है? कर्मकांडीय संकेत।
मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ, एक योगी के चारों ओर पशु जिसके 3 मुख हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मार्शल ने इसको पशुपतिनाथ बोल दिया। और यहाँ कुल 6 पशु हैं, 5 प्रकार के 6 पशु हैं। देखिए कौन कौन सा है। हाथी है, ठीक है, इस पशुपतिनाथ के चारों ओर एक हाथी है, दाईं तरफ तो क्या है? हाथी है। आपका बाघ है, ठीक है, आपका भैंसा है, गैंडा है और हिरन है। यानी कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है, इसके दाईं ओर तो क्या है? हाथी और बाघ है, बाईं ओर भैंसा और गैंडा है, और सामने 2 हिरन है, सामने 2 हिरन है और 3 मुख है। मार्शल ने इसको पशुपतिनाथ बोल दिया। क्या बोल दिया? पशुपतिनाथ बोल दिया। ये है साथियों आपका हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ छांट के महत्वपूर्ण फैक्ट करवाए हैं। इसमें बहुत दिक्कत तो बहुत आई है, लेकिन उम्मीद है आपको बहुत अच्छी सुविधा हुई होगी। और मुझे पता है आप इनको यदि कर लेंगे ना कवर, 99% आपका हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न सही हो जाएगा। हमने तो सिलेबस को टारगेट किया है और हमें सिलेबस को ही टारगेट करना है, अन्य चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आप इनको अवश्य देख लें। आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। यदि इनमें से कोई फैक्ट नहीं है तो उसको नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है साथियों। ये आपका हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक हो गया। अब और भी टॉपिक जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। और एक अन्य बात, हम शाम को लाइव आके 9 या 10 बजे लाइव आके फटाफट क्रैश क्वेश्चन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से क्रैश कोर्स करवा देंगे। यानी कि जैसे आधुनिक भारत है उसको एक वीडियो में ले लेंगे कंप्लीट, 1857 की क्रांति से लेके और आपका आज़ादी तक पूरा एक वीडियो में सारे मोस्ट प्रश्न बना दूंगा। लाइव आके आपको सारे प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है। एक तो वो, दूसरा उसके बाद में एक वीडियो बनाएंगे विश्व इतिहास का, उसमें विश्व इतिहास के मोस्ट प्रश्न, एक वीडियो बनाएंगे प्राचीन भारत के, वो बनाएंगे। एक बार अपना ये हो जाए फटाफट, उसके बाद देखते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।